ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हमारे स्वास्थ्य के ठीक रहने के लिए गट हेल्थ का ठीक होना बहुत जरूरी है। इससे हमारी पाचन प्रक्रिया सही से काम करती है। अगर गट हेल्थ खराब हो तो बीमारियां भी बहुत सारी हो सकती हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, हेल्दी रहने के लिए गट का हेल्दी रहना बेहद जरूरी होता है। अक्सर लोग गट सुनकर उसे सिर्फ पाचन तंत्र से जोड़कर देखते हैं, लेकिन गट हेल्थ सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि शरीर के कई अन्य फंक्शंस को भी प्रभावित करता है। गट हेल्थ का मतलब होता है आंतों की सेहत। हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। गट हेल्थ अच्छी होती है तो खाना अच्छे से पच जाता है और पोषक तत्व शरीर में सही तरह अब्सॉर्ब होते हैं। जब हमारे गट में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है तो इसे डिसबायोसिस कहते हैं, जिससे पाचन और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। गट हेल्थ का सबसे अधिक प्रभाव पाचन पर ही पड़ता है, लेकिन इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसलिए गट हेल्थ का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। अगर आपको गट हेल्थ के बारे में जानना है ताकि आप भी ये समझ पाएं कि आपकी गट हेल्थ में परेशानी है या सिर्फ पाचन तंत्र में, तो इसके लिए आपको खराब गट हेल्थ के लक्षणों को समझना होगा। ये लक्षण है ऑटो इम्यून डिजीज, पेट खराब होना, मूड स्विंग्स होना, त्वचा संबंधी समस्या का होना, थकान, सोने में तकलीफ, बेवजह वजन बढ़ना या कम होना। अगर हमारे शरीर में हेल्दी माइक्रोबायोम हो तो इससे गट हेल्थ बेहतर रहती है, लेकिन हमारे खानपान और लाइफस्टाइल की खराब आदतों की वजह से गट हेल्थ पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये समस्या आपके दिमाग तक हमला कर सकती है। गट हेल्थ खराब होने से इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लंबा इन्फेक्शन, लंबी एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज, साथ ही लंबे समय तक जकड़न रह सकती है। इसके लिए यह बेहद जरूरी है गट हेल्थ को अच्छे से समझना और परेशानी या लक्षण जब भी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई उपाय करें। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो गट हेल्थ के बारे में और डिटेल में जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार डॉक्टर निशांत नागपाल का रुख कर लेते। डॉक्टर निशांत, बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूँगी। डॉक्टर DR राय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अरुण चौहान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर निशांत, किस तरह से हम डिफाइन करें हेल्दी गट को और पुअर गट को, बैड गट की अगर हम जिक्र करें तो? देखिए, जैसा आपने बोला है कि आज की डेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गट हेल्थ और इसके बारे में जानना। इसके बारे में जो आपने पहले ही इस रिपोर्ट में बताया कि अच्छी हेल्दी गट के अंदर क्या है, जो आजकल पेट, आप जो खाना खा रहे हैं, आपके खाने के बाद आपको हजम हो पाए, आपके अंदर जो पेट, जब तक हम स्टमक में रहते हैं, स्टमक में बैक्टीरिया का लोड कम रहता है, क्योंकि वहाँ प्रिडोमिनेंट काम हमारा एसिड का काम है। खाना जो हमने खाया अंदर जाएगा, एसिड उसके टुकड़े करेगा, उसके साथ वहाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगी, एसिड उस पे एक्ट करेगा और खाने के टुकड़े होंगे, छोटा बनेगा। उसके आगे वो खाना हमारी छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हम ड्यूोडेनम, जिजुनम और आइलियम की बात करते हैं। तो जहां हम इनकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया, पेन जो स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बैक्टीरिया है, प्रिडोमिनेंट माइक्रोबायोम हमारा
यहाँ पे पड़ा है जो हमें खाना हजम करने में मदद कर रहा है। तो जितना कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रहे हैं, उतना ही ये बैक्टीरिया भी हमारे खाने को हजम करने में हमारी मदद करते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए हमें मदद करते हैं, और इनके वजह से हम सारी चीजों को टुकड़ा करके सारे विटामिन मिनरल सब एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। इससे निकलने के बाद जहाँ छोटी आंत खत्म होती है और हम बड़ी आंत में पहुंचते हैं, वहां पे भी खूब सारे बैक्टीरिया हैं, परंतु जो वहाँ बैक्टीरिया है वो डाइजेशन का काम नहीं कर रहे, और बड़ी आंत में केवल पानी के बाहर निकलने का काम होता है, और लेट्रिन जो स्लरी की तरह बन के बड़ी आंत तक पहुंचती है उसको गठने का काम होता है, और स्टूल की धीरे धीरे हार्डनिंग होती है और वह स्टूल बाहर निकलता है। अब अगर हमारी छोटी आंत के अंदर गट माइक्रोबायोटा बिगड़ गया है, जो आपने कहा कि डिसबायोसिस हो गया है, तो खाने के थोड़े समय के बाद पेट का फूला फूला रहना, पेट के अंदर से आपको एक्सेसिव फार्टिंग होना, आपको खाना हजम करने के अंदर डिफिकल्टी होना, आपको अलग अलग ऑटो इम्यून इलनेसेस आ जाना, या जब इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज बन जाए तो वो क्रॉस रिएक्ट करके हमारी अलग अलग बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज बना के हमें अलग अलग बीमारियां दे सकती हैं। और लीकी गट जिसको कहेंगे कि यहाँ की सूजन अगर चलती रहे तो गट के अंदर एरियाज इन्फ्लेमेशन रह जाएगी, जिस इन्फ्लेमेशन की वजह से आप में बीमारियां और टॉक्सिक तत्व का एक्टिवेशन होता रहेगा और आपको अलग अलग बीमारियों की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर राय, अगर गट संबंधी आपकी दिक्कतें नहीं दूर हो रही हैं तो कौन कौन से जोखिम आपको और हो सकते हैं शरीर में? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सिर्फ पाचन क्रिया के बारे में जो बताया कि हमारा जो भी हम खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में उसको एसिड वगैरह को ब्रेक करके छोटी आंत में जाता है, जो कि हमारे वहाँ पे जो कहना चाहिए नॉर्मल गैस्ट्रिक फ्लोराज होते हैं जो उसके अंदर बहुत हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हो जाता है। अगर कहीं पर भी ये चीज कुछ ज्यादा या कम मात्रा के अंदर है तो शरीर के अंदर कई प्रकार की हमको बीमारियां चालू हो जाती है। जैसे खाना आदमी कहता है मैं तो खाता हूँ तो मेरे को लेट्रिन जो खाता हूँ उसी तरह से निकल रही है, उसके अंदर जैसे मटर खाया तो मटर के दाने निकल रहे हैं, दूसरी चीजें निकल रही हैं। सेकंड चीज, पेशेंट कहता है कि मेरा पेट आफर जाता है, कोई मरीज आके कहता है कि साहब मेरे को खट्टे खट्टे डकार आते हैं, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, इस प्रकार की चीजें थी। दूसरे आदमी कहता है कि मेरे को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्रोनिक डायरिया लगा रहता है। ये सारी की सारी चीजें के लिए रेस्पॉन्सिबल हमारा गट सिस्टम है, जिसको कि आप नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में जो आ गई है वो आ गई है, हमारी जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ही बिगड़ चुकी हैं। नॉर्मल फूड हैबिट्स हमारी रही नहीं है। कुछ आदमी खाता है तो बहुत ढंग से खा जाता है, एक्स्ट्रा मात्रा में खा जाता है, जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो भी खा रहे हैं, और जो बाजार के अंदर जो जंक फूड मिल रहे हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो एक एक पॉइंट पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी में मैं यही कहूंगा जैसे ही आपका गट सिस्टम थोड़ा वीक है तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे। आने के साथ ही आपका ये फर्ज बन जाता है अपने डॉक्टर को जाके मिलें या अपने खाने पीने में परहेज बरतें, डॉक्टर की सलाह से आप अपना पूरा इलाज कराएं ताकि आपका सिस्टम ठीक चले। आपका सिस्टम ठीक चलेगा तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, ताकत भी आएगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह, नर्व वगैरह सबके ऊपर असर पड़ेगा। ये एक सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन नहीं है, पूरे शरीर को ताकत देने वाला भी ये शरीर का हिस्सा है। बिल्कुल डॉक्टर तरुण, कई बार कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो कुछ भी खाते हैं इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ भी बेसिक थोड़ा खाया कि कल बहुत स्पाइसी खा लिया उसकी वजह से बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, या हमने बाहर का खाना खा लिया, या XYZ। सो ये भी वेरी करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, वीक होती है उनकी बॉडी, और कुछ लोग सब कुछ जनरली ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर तरुण अनम्यूट कर लीजिए आपने आपको प्लीज। डॉक्टर तरुण, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर निशांत का रुख कर लेती हूँ, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। डॉक्टर निशांत, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि कई लोग इजीली सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो बाहर का भी खाना खा रहे हैं, वो फास्ट फूड भी खा रहे हैं, वो वक्त बेवक्त भी खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। जी मैम, इसके ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक आप पाएंगे कि फिर उसी सिस्टम से चलूंगा जैसे बताया था कि पहले पेट से बात करेंगे फिर छोटी आंत से बात करेंगे।
अब जो लोग साधारणतः कोई और दवाई नहीं ले रहे हैं किसी भी कारण से, या उनको कोई और बीमारी नहीं है, वो लोग खाने को अच्छे से हजम कर पाते हैं मैम, बिकॉज उनमें साधारण तरीके से, अब हमारे पेट में एक तरीका क्या है, कुछ भी खाया मैंने यहाँ से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से इसोफेगस से गया, पेट में आया, Right. पेट में आके एसिड बनेगा, एसिड इसके टुकड़े करेगा, प्लस कॉन्ट्रैक्शंस इसको छोटा छोटा बनाएंगी और आगे छोटी आंत में भेजेंगी। अब अगर मैं एसिड रोकने की दवाई खाता हूं लंबे समय से, तो मेरे अंदर एसिड बनेगा ही कम, तो मुझे खाना हजम करने में देर ज्यादा लगेगी। मेरे अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड से मर जाने चाहिए थे, वो मरेंगे नहीं, तो मेरे अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी। जो कई लोगों का प्रश्न होता है कि एसिड की दवाई मैं लंबे समय तक खा सकता हूं या नहीं खा सकता, उसका जवाब भी यहीं पे आ जाता है कि आप जब ले रहे हैं तो आपका माइक्रोबायोटा चेंज हो रहा है। जो साधारणतः हमारा माइक्रोबायोटा था वो नहीं रहा। आप घर का खाना नहीं खाएंगे, आप ज्यादा बाहर के खाने का सेवन कर रहे हैं, तो आपका माइक्रोबायोटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके अंदर ये परेशानी आ जाएगी, क्योंकि आप खाने के अंदर बीच की चीजें, दूसरी चीजें खाने लगेंगे, तब आपको ये परेशानी आ जाएगी। दूसरा, आप जब कहीं से कुछ कहेंगे, आपको डायबिटीज की बीमारी है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है, आपको कोई भी और बीमारी है, तो उनकी वजह से भी आपकी आंत का चलना चेंज हो जाता है, तो आपको माइक्रोबायोटा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा करा जाएगा। तो जैसा कि अभी राय सर ने कहा था, मैं सीधी सी बात कहूंगा कि जो हमारे पुरानी चीजें थी, जो हमारे रेगुलर नियम थे पुराने, कि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रही हैं, प्लीज उसे खाएं। हर जगह की अपनी लोकल एक सब्जी, अपना खाने का तरीका, और लोकल वेजिटेबल्स और लोकल फ्रूट्स आते हैं, प्लीज उसे जरूर सही मात्रा में खाएं। और अपनी डाइट में जिस भी चीज में खमीरा होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो उन चीजों को खाएं। उनको खाने से आपका बैक्टीरियल गुड बैक्टीरिया का अंदर सेवन होता रहता है, जिसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जिसको सबसे कॉमन कहेंगे। तो जैसे कि दही में वो सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में है, तो दही आपको पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। हर खाने के साथ आपका खाना हजम करना बेहतर रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। डॉक्टर तरुण, एक बार फिर से ऑडियो चेक कराइए अपना। अभी सुन पा रहे हैं कि मेरी आवाज? जी। डॉक्टर तरुण, ये हम जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, हम हेल्दी गट की बात कर रहे हैं, हम पुअर गट की बात कर रहे हैं, सो इसमें भी क्या हम कुछ ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें डाइजेस्टिव इश्यूज हमें ज़्यादा होते हैं, यंग एज में कम होते हैं? ये नॉर्मली जो पेट के बैक्टीरिया का जो चेंज होता है, ये जैसा डॉक्टर निशान ने भी पॉइंट आउट किया, ज्यादा समय एसिड की दवाइयाँ लेना, फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक कोर्सेज लेना, अल्कोहल का सेवन करना या स्मोकिंग का सेवन करना, इससे हमारे पेट के बैक्टीरिया, जब हम एडल्ट एज को क्रॉस करते हैं 30-35 साल के आसपास, तब ये बीमारियां ज्यादा उभर के आती हैं। अगेन वो डिपेंड करता है इन सब बातों पे कि हमने किस तरह का खाना खाया है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, एंटीबायोटिक का बार बार सेवन करना, एसिड कम करने वाली दवाइयों का बार बार सेवन करना, नशे की आदतों में बढ़ना, तो इससे हमारे पेट के बैक्टीरिया चेंज होते हैं। तो नॉर्मली ये लक्षण जो होते हैं 30 से 35 से 40 साल के आसपास उभर के आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राय, कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके मुंह से जो है हमेशा एक अलग तरह की स्मेल आती है, जैसे कि खाना उनका ठीक से पचा नहीं है। सो क्या ये भी पुअर गट या बैड गट की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसमें दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार तो व्यक्ति जो खासतौर से बच्चे हैं, खाना, देखिए हमारे बुजुर्गों ने शुरू में कहा था, खाने को तो आप पियो और पानी को आप खाओ। खाने को पियो और पानी को आप खाओ, यानी कि खाने को इतना चबाओ कि वो अंदर आपके शरीर के अंदर आए मिलते जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रास लिया, एक बाइट ली, गड़गड़ अंदर, दूसरी ली वो अंदर। दूसरा, हमारे दांतों के भी हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी हमको पड़ता है। अंदर जब खाना नहीं पचता तो आपको खट्टे डकार आना, रिगर्जिटेशन, आप बार बार ऊपर उल्टी आने की जी करती है, उसमें खट्टापन आता है, तो उसमें से बदबू भी आ जाती है। ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि हम लोगों को हर चीज के अंदर आज जल्दी लगी पड़ी है। अपने स्वास्थ्य के अलावा सबके पास टाइम है, अपने स्वास्थ्य के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ये मुझे कहते हुए बड़ा शर्म भी आ रही है, लेकिन ये सत्यता कह रहा हूँ मैं आपको कि हर व्यक्ति को हम लोग एज ए डॉक्टर कहते हैं, भाई जिस प्रकार आप अपनी कार की सर्विस तारीख नोट करके रखते हो, सर्विस कराने को जाते हो, कभी अपने शरीर की भी सर्विस करा लो। अपने शरीर की सर्विस के लिए टाइम नहीं है, स्कूटर के लिए टाइम है, कार के लिए टाइम है, सब कुछ है। खैर, बात इस वक्त आप उसकी स्मेल की बात कर रही हैं, तो उसके अंदर 3 फैक्टर काम करते हैं। अगर आपका खाना नहीं पचता है, गैस बहुत बन रही है, आपको डकार आएंगे,
आपको हर वक्त वहां से आपको बैड स्मेल आपको आती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई रोटी को तो आप पियो और पानी को आप खाओ। राइट। डॉक्टर निशांत, खराब गट के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं, या फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा अगर हम कहें कि उतने कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी सिम्टम्स हैं? मैम, इस पे कुछ चीजों पे ज्ञान डालूंगा आगे कि खराब गट की चीजों की जो आपने बात की, अब हम मुंह से शुरू हो जाएं अगर इस बात पे, तो जैसा आपने बताया कि दांतों का डिके होना, सर ने बताया, आपने बताया मुंह में खराब स्मेल आना, आपकी जीभ पे वाइट कोटिंग रहना। अब आप पेट में आ जाएंगे तो आपको सारा दिन आफरा लगते रहना, आपको चीजों के अंदर पेट खाली ना होता लगते रहना, आपको लगता है कि हमारे पेट हमेशा खराब पड़ा रहता है, जब भी मैं कुछ खाता हूँ अगला खाना खाने समय तक कि मुझे फुल पड़ा रहता है, पेट में गैस फालतू बनना, आपको नीचे से या ऊपर से ज्यादा डकार डकार होते रहना, आप में अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाना। ये कहा जाता है जितने बैक्टीरिया हमारे अंदर है ये हमारे हिस्से के विटामिन B12 को खा जाते हैं। तो वैसे ही वेजिटेरियन इंसान को विटामिन B12 की कमी होती है, तो इन लोगों के अंदर जहां बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो किसी कारण से, तो वो बैक्टीरिया आपके हिस्से के विटामिन B12 को खा जाते हैं। और जी। स्पेशली वेजिटेरियन इंसानों में या डायबिटिक्स में विटामिन B12 की रेगुलरली कमी पाई जाती है जब आप चेक करवाएं, तो वो भी इसी का एक कारण इनकी डेफिशिएंसी खराब गट का होना है। जी। अब ये तो कॉमन चीजें हुई, अब हम आपको अनकॉमन चीजों की बात करें, अगर हम आपको बताएं अनकॉमन चीजों से पहले निशांत जी मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर हम पहले ले लेते हैं। हमारे साथ जेके जी जुड़े हैं उत्तराखंड से। जेके जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मेरी उम्र 81 है जी। और मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है हम्म। और मैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। हम्म। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस चीज का सेवन करना चाहिए जी। ताकि मैं इससे निजात पा सकूं। जी, डॉक्टर राय। देखिए, कॉन्स्टिपेशन सबसे पहला आप अपने खाने की आप देखिए कि आपके खाने के अंदर कौन सी चीजें, आप हाई प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं या दूसरी चीजें खा रहे हैं या उबला तला हुआ ज्यादा खा रहे हैं। हम जिस प्रकार के क्रोनिक पेशेंट जो होते हैं उनसे हम कहते हैं तो पानी का सेवन आप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। सुबह उठते ही आप एक गुनगुना गिलास पानी का पी लीजिए। और खास तौर से फाइब्रस यानी कि सलाद वगैरह ज्यादा खाएंगे, अगर फाइब्रस आप खाना खाएंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते, तो उसके लिए फिर हम यही कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई इलाज ना करके अपने किसी भी जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है आप उससे कंसल्ट करें। वो उसको एनालाइज करेगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी डाइट नॉर्मल है, आपका ये भी नॉर्मल है, दूसरी चीजें भी नॉर्मल है, फिर कॉन्स्टिपेशन क्यों है, तो उसके ऊपर वो देख के आपको बताएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले अपनी फूड हैबिट्स को बिल्कुल सादा खाना, घर का खाने से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं है। फाइब्रस सैलेड खाइए, जैसे आपके इस वक्त आज की तारीख में गाजर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गई, इनसे खाइए, आपको बहुत अच्छा, आपका पेट भी साफ रहेगा। और पानी की मात्रा आप अपने शरीर में हाइड्रेशन को पूरा बना के रखिए। ये एसिडिटी भी बहुत बनती है। ये हाँ कह रहे जी। हैं, हेलो, ये कह रहे हैं इनको एसिडिटी भी Acidity। बहुत होती है। देखिए, एसिडिटी जब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप उसको खाली पेट ज्यादा रखेंगे पेट को, तो जो एसिड बना पड़ा है तो वो आप कहीं ना कहीं तो आपको एक्शन करेगा। हो सकता है वो आपको जलन चालू कर दे, हो सकता है आपको रिगर्जिटेशन बाहर आने की कोशिश करे। और कुछ प्रकार के ऐसे भी कहना चाहिए, आप फ्रिक्वेंटली खाना खाते रहते हैं एसिड को, उसको खत्म करने की मौका भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक बनानी चाहिए जिससे दिक्कत ना हो। और ऐसा कोई खाना मत लीजिए जैसे गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी, जैसे नींबू वगैरह का ज्यादा सेवन या खट्टी चीजों का सेवन। अगर आपको एसिडिटी की बीमारी है तो ये चीजें आपको एग्जैगरेट करेंगी, आपको परेशान करेंगी। इनसे आपको बचना चाहिए। चलिए, हम धन्यवाद। जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर निशांत, आई एम सो सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया था, बट हम अनकॉमन सिम्टम्स की बात कर रहे थे। या मैम, अनकॉमन में कुछ बीमारियां जिनको आप माइक्रोबायोटा से नहीं सोचते हैं, मैं इसका एग्जांपल देना चाह रहा था जी। कि इवन ओबेसिटी, मोटापा भी खराब माइक्रोबायोटा पे गिना जाता है। बहुत सारे लोगों को मन में एक जागरूकता रहती है कि मैं तो ज्यादा खाता नहीं परंतु मैं फिर भी मोटा हूं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये एंडोक्राइन कारण है, लेकिन माइक्रोबायोटा भी एक कारण है जिसके अंदर ओबेसिटी का। इसको प्रमाण के लिए लैब्स में टेस्ट तक हुए कि 2 चूहे जिनके अंदर एक मोटे आदमी के बैक्टीरिया लेके डाल दिया और एक के अंदर पतले के डाले, क्या उस
पतले वाले को पहले पतले के डाले तो वो पतला रहा, जैसे ही मोटे आदमी के बैक्टीरिया लेके उसको डाले तो वो जो भी मोटे हो गए, चूहे मोटे हो गए। तो बैक्टीरिया का इतना स्ट्रांग रोल है आपको कुछ अननोन बीमारियों में और चीजों में, जो कि आपको लगता ही नहीं है कि ये भी एक रीजन हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल की, कि अगर एक क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल का सीवियर इन्फेक्शन हो गया जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में होता है और ऐसा चीजें होती है, तो उसके अंदर कैसे ट्रीट करो? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सीवियर के अंदर जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की ओवरग्रोथ हो रखी है, सीवियर के अंदर ट्राई करना है, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट ट्राई कर सकते हैं। ये चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है जिसके अंदर हमारी आंतें अपने आप से लड़ाई करने लगती हैं, तो उसके अंदर अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसके अंदर इनके अंदर ये रहता है कि हमारे को फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिसमें एक हेल्दी पतले आदमी के माइक्रोबायोटा पीसेस को लेके अगर हम आंत में डालते हैं तो उनका सिवियर रिएक्शन जो दवाइयों से, जो ऑटो इम्यून डिजीज से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, आप उसको भी कंट्रोल कर पाते हो। सो माइक्रोबायोटा इज समथिंग जिसको अभी तक हम पूरा टैप नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम उसको पूरा समझ नहीं पाए हैं उठा के कि हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कर सकते इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो अभी भी ये ड्रग्स में नहीं आए हैं, इसीलिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल और ये चीजें नहीं आई हैं। देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस ऑर्डर्स जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रेन्स के ऊपर आपने स्टडी की है और जिसकी वजह से आप अलग अलग बीमारियों में इनके यूज को जस्टिफाई कर पाए हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े भोपाल से, रामेश्वरम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल पूछिए अपना। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे पेट भारी रहता है और सर टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर लीजिए, फिर बात कीजिए। बहुत भारी भारी रहता है। मैं डॉक्टर को एक बार चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बताया था कि आपका ये फैटी लीवर है, तो आप ऑयल कम खाइए। तो मैं ऑयल तो कम ले रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा पेट भारी भारी सा रहता है। ऐसा खाना नहीं खाया तब भी भारी भारी रहता है। डॉक्टर तरुण, से ज्यादा कैलोरीज के पहुंचने की वजह से होता है। और पहले हम ये मानते थे कि फैटी लिवर इन जनरल पेट की समस्याओं को पैदा नहीं करता, बट अब ये थिंकिंग चेंज हो गई है। अब हम ये सोचने लगे कि फैटी लिवर कुड बी ए स्टार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि जिसमें ये सिम्टम्स पेट का भारी रहना, पेट में बार बार मरोड़ होना और बार बार लेटरिन का प्रेशर बनने का समस्या आ सकती है। तो इसका जो इनिशियल इलाज होगा, शुरुआती इलाज होगा, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होंगे। इनको अपना कम से कम 5 से 7% वेट लूज करना पड़ेगा और जो इस तरह की चीजें से चिकनाई वाली चीजें, मसाले वाली चीजें, ऑयल एंड फैट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब इनको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। स्मॉल मील्स दिन में 5 से 6 बार with a large amount of water, around 2 to 3 liters of water every day, with small frequent diet and spacing. इसके बावजूद अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं होते हैं तो कुछ एक दवाइयां जो पेट को फास्ट करती है, जिनको मेडिकल भाषा में प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ये 2 से 3 महीने उनको ले सकते हैं, बाद में उनको छोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि ये दवाइयों को बाद में छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, हम उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राय, दिमाग, कहा जाता है कि दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है, तो दिमाग से किस तरह से कनेक्टेड है पेट, ये भी जरा समझाइए। देखिए, हमारे मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि पेट को तो मैजिक बॉक्स कहा गया है, और वैसे भी अपन हिंदी के अंदर भी कहते हैं कि सब बीमारियों की जड़ आपका पेट ही है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको कोई भी बीमारी आप लेके चलिए, कुछ ना कुछ आपको निकल आएगा। जैसे आपने कहा कि इरिटेट हो जाता है आदमी का, सवेरे से उसने खाया, पेट भारीपन है, डकार पे डकार आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बहुत बन रही है, तो गैस जो कहते हैं कि सिर को जाके चढ़ती है, हर वक्त उसका सर भन्नाता रहता है, दर्द होता रहता है, कभी कभी तो उसको इरिटेट इतने ज्यादा हो जाता है, कहता है कि मेरे से कोई बात ही मत करो। या वो अगर वो पेट की वजह से अगर उसको बार बार आफरा चढ़ जाता है, गर्गलिंग साउंड से उसके पेट के अंदर आती रहती है, इधर खाना खाया और उससे बाउल मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं, वो कहता है। डॉक्टर राय, मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर है सुनील, उनसे पहले बात करें। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि खाने के 2 घंटे बाद बहुत जलन शुरू हो जाती है जी, खाना खाया दोपहर में। हाँ, तो ठीक है डॉक्टर राय। तो सवाल ये है कि खाना खाया 2 घंटे बाद गैस पर पेट में गर्गलिंग साउंड हो जाती है और आदमी को बहुत इच्छा होती है कि मैं जल्दी से टॉयलेट भागूं। एक और जो सबसे बड़ा कारण है कि जो पानी हम पी रहे हैं, आज हमारे अंदर वाटर
वाटर बोर्न डिजीज भी बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से एमवाइसीज की बहुत कॉमन चीजें हैं हमारे आसपास के एरिया के अंदर और खासतौर से विलेजेस के अंदर पानी का इतना हाइजीनिक नहीं होता, तो मैक्सिमम लोग जो है ना एमवाइसी से सफर करते हैं। एमवाइसी से सफर करने वाले का हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि मेरा पेट जो है ना साफ नहीं रहता है, मुझे पेट के लिए 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, मेरी लेटरिन के अंदर उसमें आंव आती है, गैस बहुत पास होती है। तो ये सारी चीजें हैं, हम आप यहाँ से कह के आपको बता ही सकते हैं कि आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की पानी की गुणवत्ता के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, कृपा करके पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिए। जो आप प्रिकॉशन ले सकते लीजिए। अगर आपको एम्बाइसिस हो गई है तो एम्बाइसिस का पूरा कोर्स लीजिए। कुछ प्रकार के ऐसे कीड़े भी होते हैं जियार्डियासिस, जो मेडिकल टर्म्स हम बताएंगे, उसको फिर अलग अलग इलाज आता है। तो ये चीजें बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी की सारी चीजें आपके शरीर को खराब करती हैं। आपका नर्वस सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, दिल के ऊपर, जिगर के ऊपर, हर एक के ऊपर असर करती हैं। और पेट जो कहा गया वो सबसे बड़ी कारण ये है। अपने पेट को साफ रखिए। और सबसे बड़ी चीज मैं फिर कहूंगा, घर की दाल रोटी के अंदर जो ताकत है ना, 5 स्टार के खाने के अंदर नहीं है। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। घर की दाल रोटी के अंदर जो ताकत है, जो आपकी शुद्धता है, आपके 5 स्टार के अंदर नहीं है। आप अपने शरीर को खराब करेंगे। कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति 4 टाइम कंटिन्यूसली 5 स्टार का खाना नहीं खा सकता, लेकिन 1 महीना माँ की दाल और रोटी वो खा लेता है। तो ये मत सोचिए मैं डोमिनो का पिज्जा मंगा लूं, वहां से कैंटी का वो फिश मंगा लूं या चिकन मंगा लूं, ये सारी चीजें, पिज्जा मंगा लूं। आप अपनी बीमारी खुद खरीद रहे हैं, अपने शरीर को आप तबाह कर रहे हैं, अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं, पैसा भी खराब कर रहे हैं तो शरीर भी खराब कर रहे हैं। तो बार-बार डॉक्टर्स को देने के लिए तैयार है, लेकिन अपना ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय, डॉक्टर तरुण चौहान, डॉक्टर निशांत, आपका। बहुत सारे अभी भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन वक्त की कमी है, इसीलिए शो को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। जरूर देखिएगा हेल्दी इंडिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।